मुझे ये जानना है कि क्या ऑडिट सिर्फ पेपर वर्क के लिए है या फिर उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी इन रियल वर्ल्ड होता है? ऑडिट कोई सर्टिफिकेशन बॉडी से आपको एक सिर्फ सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन आपको रिप्रेजेंट ग्लोब लेवल पे करता है कि आप ये सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, आप वो सिस्टम को जानते हो और आप विलिंग रखते हो कि मैं ये सिस्टम के साथ जुड़ के डेली बेसिस पे मेरी कंपनी को और इम्प्रूविंग और क्वालिटी बेस बनाता जाऊंगा। हम लोगों ने ISO 9001 तो नाम सुना है, बट ये ISO 13485 ISO 9001 से कितना डिफरेंट है? ISO 13485 में ISO 9001 इनबिल्ट है। पैकेजिंग टाइम पे ऐसे कौन से कंप्लायंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं? जो मेडिकल डिवाइस है वो टोटल 4 क्लास में डिवाइडेड है, क्लास A, B, C और D एज फॉर द इंडियन रेगुलेशन। फॉर द क्लास A डिवाइस यू नीड ISO 1 lakh room. For class B you need ISO class 10,000 clean room requirement for the production facility, and for class C and D consecutively you required ISO 1000 and 100 as per the product requirement. ओके, सो बेसिकली प्रोडक्ट्स की जो उसकी मेकिंग है और उसकी जो प्रोसेस है वो डिफाइन करती है कि कौन से क्लास में वो प्रोडक्ट बननी चाहिए, ओके। क्योंकि उसका रिस्क फैक्टर उसके साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया में सही में कितने लोग ये क्लीन रूम के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं? अगर ना करे तो क्या प्रोडक्ट क्वालिटी डैमेज होती है कि नहीं होती? ये MDR 2017 के बाद तो ये कंपल्सेशन हो गया है कि आपका सेटअप एज पर ISO 13485 होना ही चाहिए। एक ऐसी इंडस्ट्री बताइए कि जो क्वालिटी के नाम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, इंडिया में पर्टिकुलर। Did you know that in the medical device industry, even the smallest audit gap can risk not just compliance, but the patient safety itself? Today, I am pleased to introduce Mr. Kunal Patel, a healthcare entrepreneur and a business consultant with over a decade of experience in the medical devices and pharmaceutical industries. He is the founder of DCare Healthcare Private Limited, a leading manufacturer and exporter of medical disposables, and also head of DNP Enterprise, a consulting firm helping healthcare and pharma businesses with compliance strategy and market growth. With his unique dual role as both entrepreneur and consultant, Kunal brings powerful insight into building, auditing, and scaling businesses in this critical sector. So let's welcome him on the Radical Talk Show. Most welcome कुणाल भाई, कैसे हो आप? थैंक यू राज भाई, आई एम गुड। ओके, तो मुझे आप बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आप बाय प्रोफेशन तो फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर है, बट आप फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कैसे आए? और बीच में आपने मुझे बताया कि कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हो फॉर पर्टिकुलर ISO 13485 के लिए। तो पूरी जर्नी बताइए और इस बिजनेस में कैसे आए वो भी मैं जानना चाहूँगा। मैंने मेरी जर्नी फिजियोथेरेपी एज अ फिजियोथेरापिस्ट स्टार्ट की थी 2008 में। मेरे अहमदाबाद में 3 सेटअप थे फिजियोथेरापिस्ट के। 2013 में मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि एज ए डॉक्टर हमारा कुछ एक लिमिटेशन ऑफ वर्क रहता है, और उस टाइम 2011 के अराउंड तो फिजियोथेरेपी की इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी इंडिया में। तो मैंने सोचा कि एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो हेल्थ केयर हमारा रनिंग प्रोफेशन था, तो उसी के अराउंड मैंने सोचा कि कुछ करता है। तो मैंने हेल्थ केयर प्रोफेशन की वजह से मैंने ट्रेडिंग से मेरी जर्नी स्टार्ट की 2013 में। DNP एंटरप्राइज को इंट्रोड्यूस किया। फिर मीनवाइल मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला MNCs कंपनीज का, जिनके लिए मैं प्रोक्योरमेंट का काम करता था 2013-14 में। और उस टाइम इंडिया में मेनली MNC कंपनीज को दिक्कत आती थी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसर्न्स के रिगार्डिंग। सो MNC कंपनीज को मैं एज अ कंसल्टिंग बेस पे उनका प्रोक्योरमेंट करता था। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के वहाँ पे जाके उनके वहाँ पे क्वालिटी सेटअप करवाना, क्वालिटी टेस्टिंग, क्राइटेरिया मैच करवाना, वो सब के थ्रू में MNC कंपनी को इंडियन मैन्युफैक्चरर से क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने में मदद करता था। फिर थोड़ा मैं डीपली उसके अंदर जाने का सोचा कि मैं डीप ड्राइव करता है उसके अंदर। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन,
ये सब के रिगार्डिंग थोड़ा जर्नी स्टार्ट की डीप ड्राइव करने की। और साथ में मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स की अवेलेबिलिटी थी, विजिट थी, कनेक्ट थे। साथ में एमएनसी कंपनीज प्रोक्योरमेंट के लिए थी। तो मेरे लिए वो वायबल था और मेरा रनिंग फिजियोथेरेपी वर्क कंटिन्यू था। तो मेरे लिए वो ऐसा नहीं था कि भाई अर्निंग का एक मेन सोर्स था। तो मैंने थोड़ा प्रोसेस लर्निंग के पीछे थोड़ा ध्यान दिया। उसके बाद 2015 में मुझे कंसल्टेंसी की अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने 2-3 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को प्रॉपर सेट करवाया, उनके लिए लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंटेशन का वर्क किया। और मीनवाइल 2017 में मुझे थोड़ा चांस मिला कि मैं ये बिजनेस को थोड़ा और ग्रो कर सकता हूँ कंसल्टेंसी के, क्योंकि इंडिया में एमडीआर 2017 इंट्रोड्यूस हुआ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बेस पे। पहले भी रेगुलेटरी था फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के थ्रू, लेकिन आईएसओ 13485 का कंप्लायंस एमडीआर 2017 आने के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया रेगुलेटरी के थ्रू और एड ऑन हो गए। ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग आईएसओ 13485 सेटअप के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड करने के रिगार्डिंग, वो सब के रिगार्डिंग ज़रूरत लगी। तो मेरा एक कंसल्टेंसी पाथवे में मुझे थोड़ा ग्रोथ मिला उसके अंदर। उसके बाद मेरा ट्रेडिंग जर्नी तो मैंने 2013 से एज़ आपको बताया स्टार्ट किया था। तो साथ में मेरा ट्रेडिंग भी ग्रो होते गया। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा 2021 में मैं अपना खुद का भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाऊँ। क्योंकि क्या होता है कंसल्टेंसी में, आज अगर हम जाते हैं तो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को करना है तो उसको कैसा सेटअप बनाना चाहिए, वो दूसरे के सेटअप पे ले जाता है, कोई अलाउ करता है, नहीं करता है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा खुद का भी एक सेटअप हो, जिसके बेसिस पे मैं वहाँ पे कुछ उन अच्छा सा सेटअप कस्टमर को दिखा भी सकूँ कि भी इस टाइप का प्लांट आपका होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर सेक्टर्स की। राइट। तो वो दिखा सके। दूसरा, मेरा खुद का इंटरेस्ट एक आर&डी में था। तो अपनी खुद की एक क्लिनिकल सेटअप लेबोरेटरी हो तो हम अच्छी तरह से आर&डी भी कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे। और खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालने का रीज़न ये, थर्ड ये था कि मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहता था। क्योंकि मोस्टली कंसल्टेंट क्या होता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं कंपनीज को कि भाई ये इम्प्लीमेंट कर दो, ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ये कह रहा है। लेकिन उसके पीछे प्रैक्टिकल्स कहाँ पे हर्डल आ रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे टॉप मैनेजमेंट गलती कर रहा है, कहाँ पे एम्प्लॉय गलती कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा खुद का भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा तो ये सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली समझ पाऊंगा थोड़ा बेटरली। तो मैंने स्टार्ट किया कि भाई खुद का एक तो मैंने 2021 में मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाला। तो अभी मैं डीएनपी एंटरप्राइज में कंसल्टेंसी करता हूँ और डीके हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है पूरा। तो अभी 2 पाथ को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो हम मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हम लोगों ने ISO 9001 तो नाम सुना है, बट ये ISO 13485 ISO 9001 से कितना डिफरेंट है, वो आप थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। यस, देखिए आईएसओ 13485 जो है वो स्पेसिफिकली मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। आईएसओ 13485 में आईएसओ 9001 इनबिल्ट है। उसके अलावा स्पेसिफिकली उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर करता है, प्रोडक्ट का रिस्क इंश्योर करता है और कस्टमर को सेफ और सिक्योर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी एक सिस्टम्स है जो आपकी मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और डिस्पैच तक की और आफ्टर डिस्पैच ट्रेसेबिलिटी तक की एक पूरी सिस्टम बना के दे रही है आपको। ओके। तो और आईएसओ 9001 में ऐसा है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट है जो रनिंग, हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो बोलते हैं, डिस्पैच, एडमिनिस्ट्रेटिव परचेस, वहां तक की एक सिस्टम है। मुझे इसमें ये जानना है कि लाइक वी आर इनटू प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स, सो जनरली हमारा जो भी मटेरियल है वो क्लीन रूम में जाता है। क्लीन रूम में ज़्यादातर हम डिफरेंशियल प्रेशर गेज या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर ट्रांसमीटर्स देके वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सारे लेवल्स को मॉनिटर, मेजर एंड कंट्रोल करता है। तो ये ISO 13485 में ऐसे कैसे पैरामीटर्स है जो वो लोग अपनी क्लीन लैब में देखते हैं कि इतना मेंटेन होना चाहिए, या फिर पैकेजिंग टाइम पे ऐसे कौन से कंप्लायंस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, वो थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो? सही है। आईएसओ 13485 की जो सिस्टम है वो मेडिकल डिवाइसेस को पूरा बिलोंगिंग करती है कि उसका जो प्रोडक्शन सेटअप है वो कौन से पैरामीटर्स के थ्रू बना होना चाहिए। जैसे कि क्लास ए और बी डिवाइस है। एक्चुअली जो मेडिकल डिवाइस है वो टोटल 4 क्लास में डिवाइडेड है, क्लास ए, बी, सी और डी।
as per the Indian regulatory device regulation. And as per the European and US FDA, it is divided into class 1 to 6 as per their risk factor. Okay. So in India, for the class A device, you need a ISO 1 lakh room. For class B, you need ISO class 10,000 clean room requirement for the production facility. And for class C and D, consecutively you required ISO 1000 and 100 as per the product requirement. Okay. So basically प्रोडक्ट्स की जो उसकी मेकिंग है और उसकी जो प्रोसेस है वो डिफाइन करती है कि कौन से क्लास में वो प्रोडक्ट बननी चाहिए, Okay. क्योंकि उसका रिस्क फैक्टर उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। तो बेसिकली जो आपने बताया कि आपका रेडिकल टेकट में आप जो गेज मीटर है, टेम्परेचर सेंसर है, तो मोस्टली ये सारा हमारा फार्मा, मेडिकल डिवाइस और फूड इंडस्ट्रीज लाइन है। उसके पैरामीटर में जो भी क्लीन रूम्स बनते हैं, वो सारे क्लीन रूम में आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो मस्ट रिक्वायर होते हैं कि उसकी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। राइट। क्लीन रूम की जो भी प्रोसेस होती है उसमें गेज मीटर भी चाहिए होता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव प्रेशर से वर्किंग करता है पूरा क्लीन रूम, और एयर साइकिल कंटिन्यूअस रन रहती है उसके अंदर। तो एयर फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, उसमें फिल्टर्स भी लगते हैं, माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, लाइक दैट। सो ये सारी सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें यूज होते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, गेज मीटर है, ये सारी चीजें मोस्ट कॉमनली यूज होती है। और फार्मा का क्लीन रूम भी मस्ट रिक्वायर्ड है फार्मा और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में भी है, एज पर द MDR 2017। ओके। तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि ये जितनी भी प्रोडक्ट रेंज आपने बताई क्लास 1 से लेके 6 तक, तो इंडिया में सही में कितने लोग ये क्लीन रूम के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं? अगर ना करे तो क्या प्रोडक्ट क्वालिटी डैमेज होती है कि नहीं होती, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं प्रोडक्शन लाइन पे, वो थोड़ा मुझे समझाइए। यस, 100% सर। देखिए इसमें ऐसा है कि इंडिया में आफ्टर ये MDR 2017 के बाद तो ये कंपल्सेशन हो गया है कि आपका सेटअप एज पर ISO 13485 होना ही चाहिए। उसके पहले भी सेटअप थे, अच्छी क्वालिटी के सेटअप भी थे अवेलेबल। हाँ, कुछ जो लो रिस्क प्रोडक्ट थी उसमें शायद कुछ मिस आउट था, वहाँ पे गैपिंग था। लेकिन वो आफ्टर 2017 वो भी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रेगुलराइज कर दिया है और स्ट्रिक्टर कर रही है रूल्स को मेडिकल डिवाइसेस के रिगार्डिंग, जिससे क्या है कि हम लोग जो मार्केट और ग्लोब में हमारी प्रेजेंस है उसको बढ़ा पाए मेडिकल डिवाइसेस की। और जो रिक्वायरमेंट है क्लास 10,000 रूम की, वो प्रोडक्ट के उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही होती है। और वो अगर ना हो तो प्रोडक्ट में काफी सारे प्रॉब्लम्स अकर होते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल आना, बाद में फिर पायरोजन एक्टिविटी का पाया जाना, स्टरिलिटी इश्यू आना, प्रोडक्ट की जो उसकी सेल्फ लाइफ है उसके साथ भी दिक्कत हो सकती है, और अल्टीमेटली ये पेशेंट सेफ्टी का मामला है। तो मोस्टली गवर्नमेंट भी इंश्योर करती है और मैन्युफैक्चर फैसिलिटी को भी इंश्योर करना चाहिए कि उनका सेटअप प्रॉपर कंप्लायंस के थ्रू बना होना चाहिए, और 100% क्लास 10,000 डिवाइस, क्लास 10,000 ISO 7 के हिसाब से उनका प्रोडक्शन यूनिट होना चाहिए। ओके, गॉट इट। मुझे एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ISO 13485 जो आप बता रहे हो, वो मैनेज कौन करता है? इज इट ओन बाय गवर्नमेंट एंटिटी और कोई प्राइवेट कंपनी इसको मैनेज करती है? यस, देखिए गवर्नमेंट ने MDR 2017 जब इम्प्लीमेंट किया तो उसमें उन्होंने एक ऐसी रिक्वायरमेंट रखी कि भी जो आपका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो एज पर ISO 13485 होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ पार्ट उनका जो ऑडिट का पार्ट है फॉर क्लास A एंड B डिवाइस, उन्होंने कुछ को वर्किंग किया हुआ है अदर एजेंसीज के साथ, सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ एक्रेडिटेड। तो क्लास A और B के लिए वो सर्टिफिकेशन बॉडी ऑडिट के लिए आती है, और क्लास C और D के लिए CDSCO से ही डायरेक्टली जो ड्रग ऑफिसर्स होते हैं वो ऑडिट के लिए आते हैं। ओके। तो जनरली आप बता सकते हो कि ये ऑडिटिंग जब होती है तो उसका बेसिक चार्ज क्या रहता है? इसमें कंसल्टेंसी का पार्ट अगर निकाल दे तो सिर्फ फीस की बात करें तो सर्टिफिकेशन के चार्जेस क्या रहते हैं वो? बिल्कुल सर, उसमें जो सर्टिफिकेशन बॉडीज होती है उसका गवर्नमेंट ने चार्ज फिक्स किया हुआ है,
बेसिक मिनिमम चार्ज उसको फिक्स किया हुआ है, उसके साथ उसका ट्रैवल अलाउंस, आने जाने का जो भी ऑडिटर्स आता है उसका रहने का, वो सब के साथ, और आप कितनी प्रोडक्ट है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ऑडिट प्रोडक्ट बेस पे होता है, फैसिलिटी बेस पे होता है, तो 1 डे ऑडिट है, 2 डे ऑडिट है, तो उसके हिसाब से इसका चार्ज मोस्टली थोड़ा डेविएट होता रहता है। अमूमन माने तो आपका 1,20,000 के आसपास से स्टार्ट होता है ऑडिट का चार्ज फॉर क्लास ए और बी डिवाइसेस के लिए। डिपेंड ऑन आपके पास कितनी प्रोडक्ट रेंज है और कितना मैंडे ऑडिट होगा, उसके डिपेंडेंट कितने पर्सन आएंगे ऑडिटिंग के लिए, उसके मुताबिक फिर कंपनीज चार्ज करती है। उसमें कुछ कंपनीज मतलब सर्टिफिकेशन बॉडी ऐसी है जिनके पास अच्छा एक्रेडिएशन है, तो वो थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है, लेकिन उसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी ऐसी है, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में रेप्यूटेड है, तो उनकी रेपुटेशन का बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप वो एक्रेडिएशन बॉडी से अगर आप ISO 13485 करवाते हैं। फॉर एग्जांपल TUV है, DNV है, BIS है, सो ये सारी रेप्यूटेड ऑडिटेड फर्म है जो काफी सालों से वर्क कर रही है ये सिस्टम के अंदर, और उनकी ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छी है। ओके। एक और क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई एक सर्टिफिकेशन लेते हैं ISO 13485, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, लाइक कितने टाइम तक वो वैलिड रहता है, और ऑनगोइंगली, नॉट बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस, बट अगर हमारी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिक हमें उसको फिर से करवाना चाहिए? देखिए, ऑडिट ऑलरेडी इसमें जो सर्टिफिकेशन बॉडीज होती है ना, वो 3 साल का आपको सर्टिफिकेशन देती है, लेकिन एवरी ईयर उसकी ऑडिटिंग होती है, तो एवरी ईयर आपका ऑडिट फिक्स है। उसके अलावा अगर आपको आपकी सिस्टम को एंश्योर करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपकी सिस्टम में ISO 13485 में ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट का भी एक ऑप्शन है। तो मोस्टली इंटरनल ऑडिट्स आपकी साल में 2 बार होती है, जो आप कोई प्राइवेट एंटिटी कंसल्टेंट से भी करवा सकते हैं, जो ISO 13485 लीड ऑडिटर्स है उनके थ्रू करवा सकते हैं। प्लस आपके जो वेंडर्स है उनकी एक्सटर्नल ऑडिट भी आप उनके थ्रू करवा सकते हैं। और ईयरली आपकी जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उनका तो ऑडिट आना है, तो वो ईयरली बेस रहता है ऑडिट का फ्रेम, और सर्टिफिकेट जो होता है वो 3 साल का इश्यू होता है। ओके। एक और क्वेश्चन ये है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, क्योंकि हम जनरली फार्मा कंपनीज पे जब हम मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो लोग हमारे पास ऐसे डिमांड करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो उसका हम जो एक्चुअल वैल्यू है उसको अगर हमें अलग दिखाना है तो क्या आपके डिवाइस में पॉसिबल है? तो जनरली हमने ऐसा केसेस देखे हैं कि जब ऑडिट आती है तो अगर उनका रूम टेम्परेचर सही नहीं है या फिर ह्यूमिडिटी सही नहीं है, एयर पार्टिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन लोगों को जब कैलिब्रेशन होता नहीं है टाइम पर, तो ये जो रॉन्ग वैल्यूज़ वो दिखाते हैं ऑडिट में। तो मुझे ये जानना है कि क्या ऑडिट सिर्फ पेपर वर्क के लिए है या फिर उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी इन रियल वर्ल्ड होता है? क्योंकि हमारे पास साल में 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दिखाने के लिए मटेरियल लेना होता है। नहीं, आपकी बात सही है। इसमें क्या है, 2 पर्सपेक्टिव अगर हम पकड़ के चले तो है, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी भी है, तो मैं प्रैक्टिकल भी एक अप्रोच लेके चलता हूँ, एज़ अ कंसल्टेंट भी चलता हूँ और एज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेके चलता हूँ। तो कभी-कभी क्या होता है कि ऑडिट एक सिस्टम है, जो वन टाइम इम्प्लीमेंट नहीं होती है। वो डेली आपकी एक लाइव स्ट्रीमिंग है, जो आपको डेली बेसिस पे अपडेट करती जाएगी। आप जो भी उसमें इम्प्लीमेंट डालते जाते हो वो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फर्दर और अच्छा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर करती जाएगी। तो ऑडिट एक वन टाइम चीज नहीं है कभी भी। सबसे पहले तो सब लोगों की जो सोच होती है कि भाई ऑडिट करवाने से ये चीज होता है, एक्चुअली वो उनकी खुद की इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग है। ऑडिट कभी भी कोई सर्टिफिकेशन बॉडी से आपको एक सिर्फ सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन आपको रिप्रेजेंट ग्लोब लेवल पे करता है कि आप ये सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, आप वो सिस्टम को जानते हो और आप विलिंग रखते हो कि मैं ये सिस्टम के साथ जुड़ के डेली बेसिस पे मेरी कंपनी को और इम्प्रूविंग और क्वालिटी बेस बनाता जाऊंगा। तो ये एक सही अप्रोच है कि आप उसको उस हिसाब से लेके चलो। दूसरा, आपने बताया कि कोई कंपनी ऐसे इश्यूज और आपको कोई ऐसा मतलब बोलती है कि भाई आप थोड़ा हमको सेटअप करके दो, ऐसा रॉन्ग वर्ड मतलब
आपका मेजरमेंट दिखाए या फिर आपका वैलिडेशन हो जाए या कैलिब्रेशन रिपोर्ट, तो प्रैक्टिकल होता होगा कहीं पे हम्म। और कोई करते भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर उनको एक अच्छा सेटअप और अपनी प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट चाहिए, तो उनको ये सिस्टम को ऑलवेज इम्प्रूवमेंट देना ही पड़ेगा। उनको खुद वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट अपने फैसिलिटी पे करना ही पड़ेगा और जो प्रैक्टिकल है उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। फिर ये रॉन्ग मेजरमेंट और वो चीज से आप सिर्फ ऑडिट तो फेसिंग कर लेंगे, लेकिन सही में आप अपनी प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर पाएंगे वहां पे जो स्टेज पे आप अपना विजन लेके चल रहे हो। तो ये अल्टीमेटली बिजनेस और विजन की बात होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे देखना चाहते हो। सिर्फ चलाने के लिए चलाते हो तो वो एक चीज, हाँ, लेकिन ये अल्टीमेटली पेशेंट की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक कंपनी ये चीज को समझे और प्रॉपरली फॉलो करें। ओके। दूसरा मुझे ये जानना था कि आपने भी बहुत सारी ऑडिट्स की हुई है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट है जब आप ऑडिट के लिए गए हो और आपको ऐसा लगा हो कि मतलब कोई कोई ऐसी मोमेंट कि जो आज भी आपको याद। देखिए, फनी इंसिडेंट तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम उसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जब स्टार्टिंग फेज होती है, कोई भी कंपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करती है, तो एज अ ऑडिटर हमको ये पता होता है कि वो हर एक चीज में अव्वल नहीं हो पाएंगे या हर एक चीज प्रॉपरली 100% तो फॉलो नहीं होगी। तो ऑडिटर का मेन काम ये रहता है कि वो छोटी छोटी एनसीस निकाल के उनको स्टेप बाय स्टेप ड्रिवन करे, वहां से आगे ले जाए। मतलब जो स्टेज पे अभी वो है, वहां से वो कैसे आगे बढ़े, वो विजन को लेके ही हम ऑलवेज ऑडिट करने जाते हैं। हाँ, उनकी ओर से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये हर एक चीज हम कैसे मैनेज करें, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये चीज को भी आप ऑडिट में कवर करोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि वो सोचते हैं कि भी ये पार्ट तो नहीं कवर होगा, ये पार्ट ऑडिट के अंदर नहीं आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टम एक पूरी आपकी फैसिलिटीज के रिगार्डिंग है, आपके एम्प्लॉय के साथ जुड़ी हुई है, आपकी प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑलवेज सिस्टम आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देने के लिए हम लोग हर बार नए पॉइंट्स के साथ उनको एंसिस देते रहते हैं, छोटी मोटी। राइट राइट। आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है पर्टिकुलर इन मेडिकल डिवाइस, वो ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन वाइज कहाँ पे गलती करते हैं? देखिए, सब इम्प्लीमेंटेशन में सब लोग गलती सिर्फ वहां पे करते हैं कि वो सिर्फ उसको डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के चक्कर में रहते हैं। मतलब जैसे कि कोई कंपनी है, वो आज सर्टिफिकेशन ले ले, लाइसेंस ले ले, वहां तक का ही थिंकिंग करते हैं। मतलब अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम उनका नहीं है, उनके माइंडसेट का है। क्योंकि जो बंदा क्यूएमएस इम्प्लीमेंट के लिए एक्टिव हुआ है, तो उसको पता है कि ये वन टाइम सिस्टम नहीं है, ये रेगुलर इम्प्रूवमेंट की सिस्टम है, जिसको डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयर बेसिस पे मॉनिटर करते रहना है, फाइन ट्यूनिंग करना है, वापस उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, ऐसे एक पूरा सर्कल है कि प्लान बनाओ, उसको देखो सही है नहीं है, डॉक्यूमेंट करो, चेक करो इम्प्लीमेंट करके, फिर वापस उसको एक्ट करो, फिर लगे तो वापस करेक्शन करके उसको वापस सिस्टम में जोड़ो। तो ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट सिस्टम है, जहाँ पे आपकी गलती हो रही है उसको नोटिस करो और नोटिस करने के बाद उसके ऊपर एक्शन करो। दूसरा मुझे ये जानना है कि किसी को ISO 13485 में एज अ लीड ऑडिटर उसको आगे जा बढ़ना है, उसकी क्या प्रोसेस होती है और क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है? हाँ, बेसिकली एज अ लीड ऑडिटर कोई भी सर्टिफिकेशन हो, तो मैं चाहूंगा कि उसको वो इंडस्ट्रीज या फिर पर्टिकुलर वो सिस्टम के रिगार्डिंग थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और वो सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशन बॉडीज है जो इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग रखती है, इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट कोर्स रखती है लीड ऑडिटर का। तो वो सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू आप ISO 13485 2016 लीड ऑडिटर का आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो और उसमें आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ओके। सो इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है कि आप एज अ फ्रीलांसर वहाँ पे जुड़ते हो या फिर कोई कंपनी में आपको फुल टाइम की जॉब मिल सकती है? यस, इसमें दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे कि फ्रीलांसर जुड़े,
तो फ्रीलांसर भी जुड़ सकते हो। आप चाहो तो कोई सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ अलाइन होके भी वर्क कर सकते हो। जैसे कि मेरा प्रोफेशन है, मैं फिजियोथेरापिस्ट से फिर मैंने बताया आपको जर्नी स्टार्ट की कंसल्टिंग की, तो मैंने 2019 में लीड ऑडिटर का कोर्स किया बाद में, ठीक है? तो मैंने कोर्स किया था मेनली कि भाई मैं कंसल्टेंसी में प्रॉपर्ली उनको गाइड कर पाऊँ, हम्म। ठीक है? और मैं आज भी फ्रीलांसिंग ऑडिटिंग ही करता हूँ। इंटरनल ऑडिट करता हूँ, एक्सटर्नल ऑडिट करता हूँ। मैं कोई सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ जुड़ के ऑडिट नहीं करता हूँ। तो ओके। सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ क्या होता है कि जैसे आप सैलरी बेस कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो, तो आप उनके लिए ही काम करते हो, या फिर 2-3 जो भी आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो वो बॉडी के लिए आपको कंटिन्यूअस वहाँ पे प्रेज़ेंट रहना पड़ता है। हम्म। मेरे केस में मैं खुद एक फ्रीलांसर ऑडिटर हूँ, साथ में मैं इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट करता हूँ, साथ में मेरी खुद की भी मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। तो मेरा रोल थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, तो मैं उसको एक नॉलेज के तहत लेके चला था स्टार्टिंग से, कि भाई मैं उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मेरी खुद की कंपनी में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, दूसरों की जो मेरी कंसल्टिंग फर्म है, उनकी कस्टमर्स है, उनकी कंपनी में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। हम्म। तो मैं उस हिसाब से उसको लेके चला था। तो एक वाइड रेंज ऑफ स्कोप है सर्टिफिकेशन में, और ये तो सिर्फ एक सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे काफ़ी सारे आईएसओ सर्टिफिकेशन है जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, अलग-अलग प्रोसेस को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जैसे कि इवन हमारी इंडस्ट्री में ही है आईएसओ 1400 जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। उसके अलावा एनवायरनमेंट का आता है, उसके अलावा आईएसओ 9001 है, फायर सेफ्टी का है, तो काफ़ी सारी उसमें भी सर्टिफिकेशन बॉडी में काफ़ी सारी डाइवर्सिफिकेशन है, हम्म। जिसमें आप अपना ग्रोथ मैप और रोड मैप लेके चल सकते हो। ओके। और कोई भी मैन्युफैक्चरर के लिए या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उनके माइंड में फर्स्ट ये मिथ क्या होता है रिगार्डिंग टू योर दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन? देखिए, सर्टिफिकेशन के लिए कोई भी मैन्युफैक्चर का सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, और वो सिर्फ़ उसको पेपर वर्क तक ही सीमित करके रखता है। हम्म। तो वहाँ पे जो वो उसको सीमित करके रखते हैं, उससे उनका ग्रोथ भी सीमित हो जाता है। हम्म। वो एक फुल स्केल मोड पे जा नहीं सकते हम्म। क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है, उनके पास ट्रेसेबिलिटी नहीं है। तो हर एक गलती, सेम गलती वो वापस वहाँ पे होती रहती है। स्टाफ के थ्रू भी वो गलती रिपीटेड होती रहती है। हम्म। तो अगर आपके पास कोई भी सिस्टम हो, तो आप वो गलती को ट्रेस कर सकते हो, उसको डिटेक्ट करके फिर उसको सुधार सकते हो, और वापस वो ना हो, उसके लिए भी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। ओके। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ, अगर मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री गिन लो या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है कि जो सर्टिफिकेट उनके पास होना ही चाहिए या फिर वहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए? वो आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर इंडस्ट्री वाइज़ गिनो, जैसे कि मैं मेडिकल डिवाइसेस हुँ। इंडस्ट्री का उदाहरण लेता हूँ, तो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो आपको एक फुलफ़िल करनी रहती है। उसके साथ-साथ आईएसओ 13485 जो है, वो सर्टिफ़िकेशन अभी मस्ट है कि आपके पास होना चाहिए हुँ। बेसिक स्टार्टअप से। तो वहाँ से आप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो आप ओके। मैन्युफैक्चरिंग की। कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा है कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और स्टिल वो मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई करता है, तो जब ये गवर्नमेंट कभी चेकिंग करते हैं और उसमें अगर वो पकड़ जाता है, तो उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए जाते हैं उस मोमेंट पे? देखिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में ऐसा है कि अगर आप वो रेगुलेटरी एक्ट के अंदर आता है, हुँ। तो आपके लिए वो कंपल्सरी है कि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी ही करनी है, और आपको उसके रिगार्डिंग लाइसेंस, सर्टिफ़िकेशन जो लेना है, वो लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के ध्यान में अगर कोई ऐसा यूनिट आता है, तो उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शंस होती है, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के थ्रू या हुँ। सीडीएसओ डिपार्टमेंट के थ्रू, वो लोग वो लेते हैं उसके ऊपर। और रही बात कि कोई कंपनी ऐसी है जो सर्टिफ़िकेट मतलब उसके पास लाइसेंस है, लेकिन सर्टिफ़िकेशन नहीं है, तो वो कंपनी को मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग धीरे-धीरे उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएँ, हुँ। क्योंकि वो अल्टीमेटली उनकी सेफ्टी, उनकी प्रोडक्ट की सेफ्टी और कंपनी के ग्रोथ के रिगार्डिंग ही वो चीज़ बनी हुई है। हुँ। तो उनके लिए भी अच्छा है कि अगर वो लोग सिस्टम में लाएँगे। मार्केट में क्या है, 2 तरह की सर्टिफ़िकेशन बॉडी है, एक नॉन एक्रीडिएटेड और एक एक्रीडिएटेड।
एक्रीडिएटेड बॉडी वो है जो ईयरली बेस पे आपका ऑडिट करती है और सर्टिफिकेशन उसके बाद ही आपको इश्यू करती है, जिसकी वैल्यू है, ग्लोबल प्रेजेंस है और जिसके बेस पे आपको रिपीटेटिव कस्टमर और कस्टमर की रिलायबिलिटी आपके ऊपर बनेगी हुँ, और आपके प्रोडक्ट के ऊपर बनेगी। दूसरा जो नॉन एक्रीडिएटेड है, उसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है, अभी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो एक सेल्फ कंप्लायंस सर्टिफिकेट है। वो भी वहाँ पे टर्म्स ऐसी होती है कि ये आपका सेल्फ कंप्लायंस सर्टिफिकेट है कि भई हमने इसको सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारी ओर से कंपनी में और हम ये सिस्टम के तहत ही आपको मटेरियल दे रहे हैं, वो आप एक कंप्लायंस देते हो वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आपकी लायबिलिटी तो है ही। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि भई मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो एक सेल्फ कंप्लायंस सर्टिफिकेट होता है और वहाँ पे भी आपकी लायबिलिटी प्रेज़ेंस ही है। ओके। दूसरा आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जितने भी मेडिकल डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर ऐसे लोग हैं जो मार्केट में एंड यूज़र तक आपकी प्रोडक्ट्स पहुँचाते हैं मेडिकल डिवाइसेस। तो वो लोग जब बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो जनरली प्राइस कॉम्पिटिशन के कारण क्या होता है कि हर एक वेंडर अपना मटेरियल बेचना चाहता है। तो उस कस्टमर के लिए आप कोई चेकलिस्ट बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज़ उनको क्या-क्या है पैरामीटर्स है वो देखने चाहिए, कौन-सा सर्टिफिकेशन है जो एज़ अ प्रूफ उनको परचेज़ करने से पहले देखना चाहिए। ताकि क्या है कि वो हॉस्पिटल में जब मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उनके ऊपर भी कभी प्रॉब्लम ना आए। सही है। देखिए, इसमें अगर हम लेके चले जैसे कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, तो उसमें ओनली लाइसेंस मैन्युफैक्चर का नहीं होता है। हुँ, साथ में जो सप्लाइज़ करते हैं, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रेडर है, उनको भी एक होलसेल लाइसेंस लेके चलना पड़ता है गवर्नमेंट की ओर से। और उसमें उनकी भी लायबिलिटी होती है वो सप्लाई में। वो ऐसा ना समझ के चले कि ओनली मैन्युफैक्चर की लायबिलिटी है, क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट ने जो इश्यू किया है, तो सप्लाई में आपकी भी एक लायबिलिटी है। तो मैं चाहूँगा कि ट्रेडर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, वो ISO 9001 के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके चले अपने सिस्टम में। ISO 9001 आपको एक सिक्योर सप्लाइंग पार्टनर्स देता है, सिलेक्शन में मदद करता है क्योंकि उसके भी कुछ क्राइटेरिया है कि भई जो सामने कंपनी बना रही है, उनके पास ये सर्टिफ़िकेशन होना चाहिए, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आप उसको नहीं लेके चलते हो, तो भी आप अपना एक चेक पॉइंट बना के चलो कि जैसे कि मैं कोई भी कंपनी जिससे मैं परचेज़ करूँगा, उसके पास मिनिमम CDSCO का लाइसेंस होना चाहिए, ISO 13485 एक्रेडिटेड फर्म का सर्टिफ़िकेशन होना चाहिए। उसके बाद उसकी क्वालिटी हुँ, प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, राइट। क्वालिटी के पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके रिव्यू मार्केट में अच्छे होने चाहिए। तो जिससे क्या होता है कि आप भी एक सिक्योर रहते हैं सप्लाई के दौरान हुँ, और आप उससे एक रेवेन्यू जनरेट करके लॉन्ग टर्म बिज़नेस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं वो कंपनी के साथ। जब आप कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट में जाते हो, तो उस टाइम ऐसा होता है कि वन टाइम तो आप परचेज़ कर लोगे वो कंपनी से। आप मार्केट में भी वो मटेरियल डाल दोगे, सक्सेस हो जाओगे, लेकिन आपको रिपिटेटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा ड्यू टू क्वालिटी प्रॉब्लम, ड्यू टू क्वालिटी कंप्लायंस इश्यू। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे बड़े टेंडर होते हैं, तो उसमें अभी तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि ये सर्टिफ़िकेशन हो तो ही आप कर सकते हो, BIS हो तो ही आप वो ये लेवल के टेंडर अप्लाई कर सकते हो। हुँ, तो सर्टिफ़िकेशन देखना अभी ट्रेडर, होलसेलर और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी ज़रूरी बन चुका है और उनको भी थोड़ा अपना नॉलेज इसके रिगार्डिंग बना के चलना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। ओके। सो कुणाल भाई आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि कोई कंपनी या फिर उसका जो मेन टॉप मैनेजमेंट टीम होती है, तो ऑडिट ना करने के क्या वर्स्ट एक्सक्यूज़ देते हैं? वो आपने क्या देखा है आज तक? हाँ, मोस्टली सर टॉप मैनेजमेंट एक्सक्यूज़ वही रहता है कि हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये इश्यू आ रहा है। कोई SOP उन्होंने ऐसी बना दी है कि जो प्रैक्टिकली फुलफिलमेंट करना कभी-कभी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर कुछ कंपनियाँ कॉस्ट के रिगार्डिंग भी वो इश्यू रेज़ करती है कि भई इसमें बहुत कॉस्ट लग रही है हमको, कभी हम तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपकी सिस्टम है, वो आप ऐसी बनाओ, SOP भी ऐसी ही रखो, जो आप एक्चुअल प्रोसेस करते हो आपकी कंपनी में। तो जिससे क्या होगा कि आपकी सिस्टम स्मूथ रहेगी, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, तो आप उसको इम्प्लीमेंट ईज़िली कर पाओगे। और डे बाय डे उसको स्ट्रिक करो, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट डालो। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम को आज सेट किया, कल के कल उसमें मतलब
हाई स्टैंडर्ड कोई भी आपने सिस्टम बना दी और फिर आप बोलोगे कि आप फॉलो, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्स ही नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करती है तो वो एक जीरो लेवल से स्टार्ट होती है, तो हर एक रिसोर्सेज उसके पास हो ऐसा भी नहीं है। तो ऑलवेज कंपनीज को कभी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी मेनली इश्यू मार्केट में ये हो रहा है कि जो कंसल्टेंट होते हैं या फिर जो भी कंपनी के ओनर होते हैं वो कहीं से सिस्टम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आज आपकी कंपनी अगर है, वो 25 एम्प्लॉय है आपके पास, एक छोटा-सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और एक दूसरी कंपनी है जिसके पास 250-300 एम्प्लॉय है, उसका एक अच्छा-सा लार्ज सेटअप है। तो उसके पैरामीटर्स, क्यूएमएस के और आपके पैरामीटर्स, भले आप सेम इंडस्ट्रीज़ में हो, सेम प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन आपकी एसओपी और उसकी एसओपी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। अगर आप उसकी एसओपी लेके चलोगे, तो आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक ही रहेगी ऑलवेज़, इम्प्लीमेंट करना भी और इम्प्लीमेंट करवाना भी। और कॉस्टिंग भी उसकी हाई रहती है क्योंकि उसके पास उतने डिपार्टमेंट होते हैं, उस उतना स्टाफ होता है। तो आप ऑलवेज़ स्टार्ट ऐसे करो, क्यूएमएस का मैं जब भी ऑडिट के लिए जाता हूँ या फिर ऑडिटिंग के रिगार्डिंग मैंने जो बेस्ट थिंग सीखी है, वो है कि ओनली पॉइंटिंग फिंगर नहीं है वो, कि आपने दिखा दिया कि ये सर्टिफ़िकेशन है, ये सिस्टम है और इतना होना ही चाहिए। वो एक आपकी लाइव थ्रू जर्नी है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होना है, लाइफ साइकिल है वो एक पूरी। हुँ। ऑडिटिंग में जब एज़ अ कंसल्टेंट उसको ऐसा सोचता हूँ कि वो एक पॉइंट आउट नहीं है, कि भई दिखा दिया ऐसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। नहीं, मैं ऑलवेज़ उसकी प्रोसेस के हिसाब से काम करता हूँ, उसकी प्रोसेस के हिसाब से ही एसओपी बनाता हूँ। हुँ। हर एक चीज़ हर एक कंपनी नहीं करती होती है, तो हर एक चीज़ और हर एक पैरामीटर हर एक कंपनी के लिए उसमें एप्लीकेबल भी नहीं होता है। तो दूसरों की सिस्टम और दूसरों की एसओपी अगर आप अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो ये इश्यू ऑलवेज रहेगा। हुँ। तो एसओपी कभी भी या फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है, क्यूएमएस है, वो कभी भी कॉस्टली नहीं होता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव ही रहता है क्योंकि वो सिस्टम से आप काफ़ी सारा सेविंग कर सकते हो, हुँ। अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में और अपनी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। राइट। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे कंप्लायंस वाइज़ क्या पहले मिस होता है, एसओपी या ट्रेनिंग? देखिए दोनों की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। एसओपी होगी तो आप ट्रेनिंग करोगे उसके मुताबिक और ट्रेनिंग करोगे तो एसओपी की वैल्यू है। हुँ। तो दोनों की एक इक्वल वेटेज है हुँ। कंपनी के लिए, कि पहले तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी रहती है कि कोई भी सिस्टम या प्रोसेस के रिगार्डिंग आप एसओपी तैयार करो। हुँ। जो प्रोसेस आप कर रहे हो और उसको वैलिडेट करो, इम्प्लीमेंट करो, वापस ज़रूरत पड़े तो रीवैलिडेट करो, रीस्ट्रक्चर करो, वापस इम्प्लीमेंट करो। और ये कंटीन्यूअस प्रोसेस कंटीन्यूअस चलता रहता है। वो आपकी रिक्वायरमेंट डे टू डे बेसिस पे, ईयर टू ईयर बेसिस पे बदलती भी रहती है। ऐसा नहीं है कि आज कोई भी सिस्टम या एसओपी मैंने बना दी ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 1 साल के बाद वो ही सेम रहेगी। क्योंकि उस टाइम आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेंज हुई होगी एज़ पर मार्केट रिक्वायरमेंट। उसका स्केल अप भी बड़ा होगा क्योंकि जो आप छोटे स्केल अप पे काम करते हो और जो बड़े स्केल अप पे काम करते हो, दोनों में एसओपी डिफरेंट होती है। हुँ। उसके चेकलिस्ट डिफरेंट होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, क्यूए क्यूसी प्रोसेस बदलती रहती है, इन प्रोसेस क्यूसी के पैरामीटर बदल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझ के आपको अपनी एसओपी बनानी चाहिए और उसको अपडेट करते रहना चाहिए। अब हम थोड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप मुझे बताओ कि क्या आईएसओ 13485 इज़ ओनली पेपर वर्क? नो, इट्स नॉट जस्ट अ पेपर वर्क, इट्स अ लाइफ साइकिल जर्नी। ओके। दूसरा कि एक मिथ और भी हमने देखा है कि ये जितने भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो सिर्फ़ बड़ी कंपनीज़ के लिए बने हैं। नहीं, ये यहाँ पे भी ये रॉन्ग है। एक्चुअली बड़ी कंपनीज़ की जगह पे छोटी कंपनी के लिए सर्टिफ़िकेशन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उनकी स्टार्टिंग जर्नी से अगर आप कोई भी चीज़ में इम्प्लीमेंट करते हो एज़ पर द मिड जर्नी, वो बहुत ईज़ी और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। ओके। दूसरा, ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते, वो मैंने देखा है कि इफ एसओपी इज़ क्रिएटेड, देन ट्रेनिंग इज़ ऑप्शनल, देन व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एसओपी उनके पास होती है, लेकिन वही केस में ऐसा बनता है जब उनकी एसओपी उनकी प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं हुई हो या फिर उन्होंने कोई एसओपी कहीं और से कॉपी पेस्ट करके रखी हो क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टम को वहाँ पे समझा ही नहीं है। वो प्रैक्टिकली उसको ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है। अदरवाइज़ अगर आपने
एक अच्छी एसओपी बनाई है, आपके ही प्रोसेस के मुताबिक बनाई है, तो आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट भी करवा पाओगे। और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज ऑप्शनल नहीं है। एसओपी भी जरूरी है और ट्रेनिंग भी जरूरी है उतनी ही। ओके, फॉर यू अगर क्वालिटी को एक ही वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? वो एक डायमंड है, अगर आप उसको जितना पॉलिश करोगे वो उतना शाइन करेगा। ओके, एक ऐसी इंडस्ट्री बताइए कि जो क्वालिटी के नाम पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही है इंडिया में पर्टिकुलर। फार्मा इंडस्ट्री को ही ले लो। हम्म। हमारे फार्मा इंडस्ट्री पहले से क्वालिटी ड्रिवन है और हम लोग उसमें क्वालिटी पैरामीटर के मामले में और ग्लोबल प्रेजेंस के मामले में भी काफी स्ट्रांग है। तो हमारा फार्मा इंडस्ट्री ऑलवेज क्वालिटी ड्रिवन है। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे ये जानना है कि मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इंडिया में मार्केट साइज क्या है और 2030 2030 तक वो कितना बढ़ेगा, वो आप देख पा रहे हो? मेरे हिसाब से अभी 0.6 ट्रिलियन का मार्केट है और वो अप टू 2030 वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1.2 टू 1.3 ट्रिलियन। अगर इंडिया की बात की जाए वर्ल्ड लेवल पर तो वो अभी कौन से नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इन पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइसेस? After China, we are mostly second because we have large population. We have so many MSMEs units in India. So we are second most exporter country for the medical device. चाइना को अगर हम बीट करने का ना सोचे, बट अगर हमें उसकी लाइन में भी खड़ा रहना है तो उसके लिए इंडिया कितने पीछे है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज के एंटरप्रेन्योर्स को वर्क करना चाहिए जिसके कारण हम चाइना की कंपटीशन में आ जाए? कंपटीशन में तो हम चाइना से काफी पीछे है ओके। क्योंकि चाइना काफी सारी चीजों में हमसे वो स्टेज पे आगे है। आज भी हम लोग हमारा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट चाइना से करते हैं। तो बेसिकली चाइना अगर रॉ मटेरियल में आगे है तो फिलहाल अभी हम लोग फिनिश मटेरियल में आगे है। तो दोनों का अपना डाइवर्सिफिकेशन है इंडस्ट्रीज में। लेकिन अगर हमको चाइना के नजदीक भी जाना है तो मैन्युफैक्चरर और एंटरप्रेन्योर्स को अपने विजन में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म विजन्स को हाथ में लेना पड़ेगा और थोड़ा माइंडसेट बिजनेस का चेंज करना पड़ेगा। इन्वेस्टर को भी हम कहेंगे कि ये चीज में, क्योंकि इन्वेस्टर भी काफी अच्छे रोल इसमें प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा माइंडसेट चेंज करके चलने की जरूरत है। दूसरा मुझे ये जानना है कि आफ्टर कोविड मेडिकल इंडस्ट्री में आपने क्या बदलाव देखा? मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में इंडिया में स्पेशली आफ्टर कोविड ड्रास्टिक चेंजेस आए, क्योंकि एमडीआर 2017 तो 17 में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन ड्यू टू कोविड वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया। तो आफ्टर कोविड जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर अगर हम लेके चले तो पहले गवर्नमेंट के पास मेडिकल डिस्पोजेबल डिवाइसेस में हार्डली 1000 नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन थे, जो अभी मल्टीप्लिकेशन होके अराउंड अबव 40,000 50,000 हो चुके हैं। तो उस हिसाब से मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री काफी रेगुलराइज हुई है। सर्टिफिकेशन की वैल्यू सबको समझ में आई है, क्वालिटी की वैल्यू सबको समझ में आई है और सब लोग उस हिसाब से अपने हिसाब से उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर भी रहे हैं। ओके, आप मुझे ये बताओ कि आफ्टर कोविड हमको ये जानने को मिला कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स थी कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होती थी, क्या होती थी तो इतना स्टॉक हमारे पास नहीं होता था। लाइक जस्ट एक एग्जांपल की बात करें, YM95 मास्क, उसके बाद आया PPE किट्स। तो यही सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता तो था, बट अगर क्वालिटी की बात करें तो इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी में नहीं मिलता है। तो मुझे जानना है कि आज इन 2025 आप ऐसी कौन सी प्रोडक्ट रेंज देख रहे हो कि जिसके ऊपर इंडिया को आज काम करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई नए पेंडेमिक्स आते हैं तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट रेंज है जो इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से, बट वो जल्दी से जल्दी हमें इंडिया में बनाना स्टार्ट करना चाहिए? तो ये पेंडेमिक की बात करें कोविड की, तो कोविड के दौरान एक्चुअली वो डिमांड डबल हो गई थी। दूसरा, ऐसा नहीं था कि इंडियन इंडस्ट्रीज वो चीजें बना नहीं रही थी, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज ऑलवेज वॉल्यूमेट्रिक बेस पे नहीं वर्क कर रही थी पहले भी, वो डाइवर्सिफाइड वर्क करती है। अगर हम केसेस लेके चले तो आज इंडियन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल एमएसएमईज का है। तो जो एमएसएमईज है वो सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो नीड बेस्ड चीज बनाते हैं और नीड बेस्ड चीज प्रोक्योर करते हैं। तो और जब चाइना है, वो चाइना ऑलवेज डबल प्रोडक्शन मतलब हाई वैल्यू प्रोडक्शन और हाई स्केल प्रोडक्शन करके चलता है। तो वो दो विजन
बहुत डिफर है करते हैं और उसकी वजह से उस टाइम इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी या शॉर्टेज के इश्यू हुए थे। लेकिन उस टाइम भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी फास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो की थी और हमने मार्केट को ऑलमोस्ट 30% सप्लाई किया है, ग्लोबल मार्केट को भी। हमारी नीड तो वहाँ पे कंप्लीट की हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट को भी 30% सप्लाई किया हुआ है। ओके, तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, बट अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना चाहता है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है जो हम इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? देखिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और उसको फिनिश तक ले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को फ्यूचर में फ्रंट पेज पे रहना है या फिर अदर जो डेवलप कंट्रीज है उनके कंपैरेटिवली भी खड़ा रहना है, तो थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज करना होगा। हम लोगों को ही प्रोडक्ट ऐसी बनानी होगी जो यहाँ पे इंडिया में ही उसका रॉ मटेरियल बने, इंडिया में ही फिनिश हो। तो हम एक एडवांटेज वहाँ पे ले सकते हैं और आज भी काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट है, मोस्टली हम पकड़ के चल सकते हैं कि इंडिया आज भी मेडिकल डिवाइस और फार्मा इंडस्ट्रीज़ में 80% रॉ मटेरियल चाइना से प्रोक्योर करता है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप है, उसको आप फिलिंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक थोड़ा विज़न बड़ा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है, क्योंकि रॉ मटेरियल एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ पे आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है और मोस्टली इंडियन एंटरप्रेन्योर में ये देखा गया है कि वो लोग उतने रिस्क ड्रिवन नहीं होते हैं या हायर रिस्क नहीं लेते। हाँ, थोड़ा-सा गवर्नमेंट का भी उसके पीछे रोल है। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ के रिगार्डिंग अभी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा इंसेंटिव स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट के जैसे कि इंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है इंडस्ट्री, फिर उसके अलावा अभी डिफेंस की इंडस्ट्रीज़ में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा इंसेंटिवाइज़ किया हुआ है। उसके अलावा रॉ मटेरियल के बेसिस में भी वो इंसेंटिवाइज़ कर रही है गवर्नमेंट अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर को। तो थोड़ा-सा अगर उस दिशा में भी हम सोचे तो कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा। दूसरा मुझे ये जानना है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है वो सिर्फ वन टाइम यूज ओनली प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट रेंज दूसरी बार यूज हो सकती है? मतलब ऐसे कोई आपने केसेस देखे हैं कि जो मतलब कस्टमर को दूसरी बार यूज करना? वेरी रेयर केस में ऐसा होता है, वो भी कोई अनअवेयरनेस में कर दिया हो तो। मोस्टली ये डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स जो भी बनती है, वो मोस्टली वन टाइम कंपैटिबल ही होती है ज़्यादातर। ओके। और अगर हम उसके डिस्पोज़ की बात करें, तो ये ईज़िली डिस्पोजेबल या रिसाइक्लेबल होती है, क्योंकि वर्जिन मटेरियल से बनी हुई होती है, तो ईज़िली रिसाइक्लेबल रहती है। आपके हिसाब से आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है जो आप फेस कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चैलेंज की बात करें, बिजनेस खुद एक चैलेंज ही है ऑलवेज। अभी मार्केट थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन आप थोड़ा विजन अलाइन या फिर थोड़ा विजन डाइवर्सिफाइड करो, अपने प्रोडक्ट रेंज को थोड़ा बदलो या फिर प्रोडक्ट में कोई अपडेट करो या अपग्रेड करो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए वो ईज़ी हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं भी बिज़नेस ईज़िली अच्छा रन कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर सेम चीज़ मार्केट में अवेलेबल है तो वो ऑलवेज़ कॉम्पिटिटिव रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें कोई एडवांसमेंट करते हो या कुछ अपग्रेड करते हो, तो आपके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज वहाँ पे रहता है। तो बिज़नेस आप ईज़िली रन कर सकते हो और वहाँ पे मतलब हम कॉम्पिटिशन से थोड़ा बाहर निकल के सोच सकते हैं उसके ऊपर। Right. You have worked as a doctor before and now you are entrepreneur. So आपकी की लर्निंग क्या रही है एज अ बीइंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 years? मेरी की लर्निंग ये रही है कि मैं हर एक प्रोसेस और हर एक इंडस्ट्रीज को ऑलवेज डीप लर्निंग से देखता हूँ और उसमें हर नए स्कोप के रिगार्डिंग क्या मैं कर सकता हूँ, उसके रिगार्डिंग ऑलवेज सोच के मैं आगे बढ़ता हूँ। हम्म। ओके। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अ, आपको ज़्यादा इजी कौन सा फील्ड लगा, डॉक्टर का फील्ड या फिर बिजनेस का फील्ड? दोनों फील्ड की अपनी वैल्यू है कि एज अ डॉक्टर हमारे पे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेशेंट्स की और वहाँ पे भी एक कमिटमेंट रहता है, यहाँ पे भी एक कमिटमेंट है। वहाँ पे कमिटमेंट था कि भी पेशेंट का रिकवरी हम कैसे देते हैं, उनको अच्छी सांत्वना कैसे दे सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ज़्यादातर जो डिसीज़ होते हैं, वो 70% तो थिंकिंग से ही स्टार्ट होता है। राइट।
और ज़्यादातर वहाँ पे ही होते हैं। अगर आप वहाँ पे अच्छा कन्वर्जेशनल कंट्रोल करो या फिर उनको एक अच्छा कंसल्टिंग करो, हुँ, तो मोस्ट ऑफ केस में पेशेंट को थोड़ा रिलीव मिलता है कि जो सिम्पटम्स है, वो तो टाइम बीइंग रिज़ॉल्व हो जाएँगे। हुँ, लेकिन एक जो उनकी वो डिसीज़ के रिगार्डिंग थिंकिंग होती है, वो आपकी कंसल्टिंग और आपकी एक हियरिंग से ही सॉल्व होती है। और सेम लाइक इन बिज़नेस, आपको एक अच्छी सी टीम बनानी है, आपको उनको डेवलप करना है, हुँ, साथ में खुद को भी डेवलप करना है, कंपनी को भी ग्रो करना है। तो वहाँ पे एक आप अपना एम्पावरमेंट विज़न लेके चल सकते हो, हुँ, समाज के लिए कुछ करने का विज़न लेके चल सकते हो, हुँ, अपनी इंडस्ट्री में कुछ अच्छा प्रोडक्ट सर्व करने का विज़न लेके चल सकते हो। हुँ। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि आपने जिस एज में ट्रांज़िशन लिया फ्रॉम इंडिविजुअल एज़ अ आप जब एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर उसके बाद बिज़नेस का सोचा, तो ज़्यादातर लोग इस मोमेंट पे ऐसे बड़े रिस्क नहीं लेते हैं। या तो फिर मतलब उन्होंने देखा है कि ऑलरेडी मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो ही कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब आपने बिज़नेस नया स्टार्ट किया, तब उस टाइम पे आपको कौन से चैलेंजेस आए थे? देखिए, मेरे लिए जब मैंने ये ट्रेडिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया ना, वो एज़ अ मैं साइड जर्नी ही उसको स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में तो 2013 की मैं बात करूँ, उस टाइम मेरे क्लिनिक सेटअप कंटिन्यू थे, वर्किंग चल रहा था। उसके अलावा मेरे पास फंडिंग के लिए सोर्सिंग एमएनसी कंपनीज़ थे, जिनका मैं प्रोक्योरमेंट करता था कमीशन बेस पे, हुँ, ठीक है? तो वहाँ पे मेरी एक छोटी-सी लेकिन फिक्स इनकम थी। मेरी फिज़ियोथेरेपी की भी इनकम थी। तो मैंने जर्नी स्टार्ट की ज़रूर वहाँ से है। नया डाइवर्सिफ़िकेशन लिया, लेकिन उसके पीछे मेरे 2 रीज़न थे। क्योंकि एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट अगर मैं देखूँ, मैं 2008 में 1 दिन में 10-12 विज़िट करता था। 2011 आते-आते मैं 5-6 विज़िट कर रहा था। ट्रैफ़िक, एनवायरनमेंट सब कुछ बढ़ चुका था। हुँ, और फिज़ियोथेरेपी में उस टाइम उतना इवॉल्विंग इंडिया में नहीं था। ज़्यादातर फिज़ियोथेरेपिस्ट या जो भी अ, पैरामेडिकल कोर्स के पर्सन थे, वो ज़्यादातर फ़ॉरेन चले जाते थे क्योंकि वहाँ पे उनको वैल्यू मिलती थी। तो मैंने देखा कि भई ये चीज़ पे तो मैं अभी अवेलेबल हुई, लेकिन एज़ अ पर्सनल प्रोफ़ेशनल मैं जब तक वर्क करूँगा, तब तक मेरी वैल्यू है या फिर मेरे को वैल्यू मिलेगी, उसकी रिवॉर्ड्स मिलेगी। उसके बाद मेरा क्या? तो वही विज़न से मैंने एक डाइवर्सिफ़ाइड पाथ को स्टार्ट किया। हुँ, उसमें भी मैंने रिस्क कंपनसेट करके ही चला था। मेरी जो पर्सनल इनकम थी, उसी में से ही मैंने निकाल के धीरे-धीरे उसको डेवलप किया। तो 2019 तक मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज़ हो चुके थे। सामने वो बेस भी एक थोड़ा रेडी हुआ था प्लेटफ़ॉर्म कि मैं ट्रांज़िट ले सकूँ, यहाँ से एग्ज़िट लेके यहाँ पे एंट्री ले सकूँ। हुँ, तो वो एक बेस बन चुका था वहाँ तक। हुँ, तो मैं ऑलवेज़ देखता हूँ कि बिज़नेस, कोई भी बिज़नेसमैन के लिए अगर आप एक लॉन्ग जर्नी करके चल रहे हो, तो वो बिज़नेस ऑलवेज़ फ्रूटफुल रहता है। हुँ, हाँ, फ़ास्ट मूविंग सिस्टम के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन बिज़नेस में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जो स्टेज वाइज़ स्टेज पे आपको मिलेंगे। आप उसको रिज़ॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो और वही मैंने मेरी जर्नी में किया और मैं एक चीज़ से एग्ज़िट लेके दूसरे में एंट्री ले पाया ब्लाइंडली। ओके। सो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो प्रोसेस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ही है, तो आपको अपनी जर्नी से कोई एडवाइस देना चाहते हो, तो क्या एडवाइस करोगे? अ, देखिए, आप विज़न देखें, विज़न को मैपिंग भी करें, रोड मैप भी करें, ऑलवेज़ कुछ नया स्टार्ट करें, जो आप कर रहे हो, चाहे आप एम्प्लॉयी हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, दोनों की अपनी-अपनी जगह पे वैल्यू है और दोनों को भी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, अगर वो सही अपना विज़न अलाइन करके चले तो। एम्प्लॉयी के लिए मैं बोलूँगा कि वो अपने कंपनी के साथ ट्रस्टवर्दी रहे, वहाँ पे अपना विज़न अलाइन करे, उनके विज़न के साथ मतलब कंपनी के विज़न के साथ वो अलाइन होके चलेगा तो उसका भी ग्रो है वहाँ पे। और एज़ अ एंटरप्रेन्योर मैं कहूँगा कि अगर आपको सक्सेस होना है, तो आप अपने एम्प्लॉयी के विज़न को भी साथ में लेके चलिए। हुँ, क्योंकि आप अगर एक अच्छी टीम डेवलप कर पाओगे, तो आप एक बड़ा-सा बिज़नेस बना पाओगे। और एज़ अ एंटरप्रेन्योर वो जो जर्नी आप कंप्लीट करते हो और वो जो उसकी रिलीफ मिलती है, वहाँ पे आपको
ऐसा लगेगा कि नहीं, एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने इतना किया। तो एज ए एंटरप्रेन्योर ऑलवेज आपकी जर्नी ऐसी होनी चाहिए, गोल बेस्ड होनी चाहिए। देखिए, अर्निंग तो आप एंटरप्रेन्योर बेस पे भी कर सकते हो, एम्प्लॉय बेस पे भी कर सकते हो। देखिए, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में यही डिफरेंट होता है कि एक विजन लेके चलता है और दूसरा वो विजन को अलाइन करने में या अचीव करने में मदद करता है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी सोच के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, और आप जो भी जहाँ पे भी जो स्टेज पे हो, तो वहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर सकते हो और डाइवर्सिफाई भी करके नए विजन के साथ अलाइन होके चल सकते हो। लेकिन ऑलवेज हर एक स्टेज पे लर्निंग बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, दोनों को लर्निंग करती रहनी पड़ेगी और लर्निंग से ही आपका बेस नया क्रिएट हो पाएगा। अगर आपके पास वो लर्निंग स्किल नहीं है, तो सबसे पहले वो डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, गॉट इट। ओके, थैंक यू सो मच कुणाल भाई रेडिका टॉक शो पे आने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छा डिटेल्ड में जो ऑडिट के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया है, ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स को काम आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट इनसाइट्स। थैंक यू।